मेरा अपना ख्याल था कि बिजनेस एज यूजुअल होगा, वही मोनोटनी, वही चीज़ें होंगी, फिगर बर्थ होगा। अब इन्होंने ऐलानात तो किए हैं, लेकिन अब सैलरीड क्लास के लिए भी आ गया 6 से 7% जो है ना उनमें कमी वाक़या हो जाएगी। फिर इसी तरह से आप देख लें वो जो सरचार्ज सेल अपना सैलरी क्लास पे वो टोटली उन्होंने ख़त्म कर दिया मुकम्मल। सुपर टैक्स का भी जो है ना 50 करोड़ के ऊपर वो भी उसको ख़त्म कर दिया। तो ये तो अच्छी बातें हैं। अब सवाल ये है कि जी अब पेंशन में भी इजाफा किया गया, वो भी एक बड़ी रकम है। सरकारी तनख्वाहों के अलावा हमारी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% प्लस इजाफा कर दिया गया। देखिए किसी हद तक तो ये बात कही जा सकती है कि लार्जली हम कह सकते हैं बिज़नेस फ्रेंडली तो है। अभी जिस तरह छूट बिजनेसेस को दिए गए हैं, रिटेलर को, उसके बाद होलसेलर को, एक्सपोर्टर को, ये नई नई चीज़ें आई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में भी आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में भी है, उन्होंने देखा जिस तरीके से कम कर दिया टैक्स उसका। तो ये लग रहा है कि पहली दफ़ा मुझे लग रहा है 3-4 साल के बाद वाकई हुकूमत जो है ना वो इनकरेज करना चाह रही है कि लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। लेकिन टोटल वो जिसको कहते हैं स्टेटस को था, लोग पैसा लेके या घर में बैठे थे या बैंकों में रख के खा रहे थे जिनका लीगल पैसा है, या लोग बाहर लेके चले गए थे। अब बाहर भी देखें जिस तरह यूएई के हालात हुए हैं, वाकई मिडल ईस्ट मालिक में हुए हैं, तो अब ये भी है कि ये हुकूमत की सहूलियात थोड़ी बहुत जो आई हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, उनको देख के लोग वापस आएंगे। अब देखें कुछ वो कहते हैं ना कि डेवल लाइज इन डिटेल, अभी तो मारूफ आहिस्ता आहिस्ता में डिटेल पता चलेंगी। अभी आप देख लें इसके बाद FBI के चेयरमैन डिटेल बताएंगे। टैक्सेस का भी नहीं पता कि कितने टैक्सेस लगे हैं, उनका हजम कितना है, उसका इम्पैक्ट कितना होगा, ये अभी उसकी डिटेल आनी है। अब ये साथ साथ हमने ये देखना है कि जो खबरें आ रही थी कि टोटल साइज़ बजट का जो वो आ रहा था 17.5 से 18,000 अरब का, यानी 17.5 ट्रिलियन से 18 ट्रिलियन तक का, उसमें एकदम बड़ा जंप आया। देखिए वो रख दिया उन्होंने 8.7 ट्रिलियन का उन्होंने एक कैपिटल आउटले बजट का दिया है। फिर आप देख लें इसमें FBR का हदा वो बता रहे हैं 15.2 ट्रिलियन है। अब इसमें कैच जो है वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमारी खालिस आमदनी इस बजट में, आइंदा आने वाले बजट में 26-27 में वो 11 ट्रिलियन की है, 11,000 अरब की। अब मारूख आप देखिए 18,7 ट्रिलियन में से अगर आप 11 ट्रिलियन निकाल दें तो हुकूमत माइनस में ही जाएगी और 60 ट्रिलियन माइनस से अपना कारोबार शुरू करेगी। अब ये जाहिर सी बात है, कर्ज ले के आप देख लें, वर्ल्ड बैंक भी इसमें आएगा। हमेशा हम देख रहे हैं 40 से 50% हमारा बजट जो है ना वो फंड जो है हम देखते हैं कि बाहर के पैसे से अपना बैरूनी इमदाद के साथ पूरा हो रहा होता है। उससे जाहिर सी बात है हमारे जिस तरीके से हम देखते हैं डेट पे बहुत इजाफा होता है, बहुत ज़्यादा डेट हुआ जो उन्होंने माना भी है। हमारा एक्सटर्नल डेट भी देख लें, इंटरनल डेट भी देख लें, वो टोटल आप देख लें 80,000 अरब, 80 ट्रिलियन से ज़्यादा का हो चुकी है। वो बिल्कुल GDP के करीब हमारी जा रहा है। अच्छा, वो उसकी परसेंटेज कम हो रही है तो वो इस पर खुश हैं कि चलें जी वो 75% से हम 3 साल में 68% पे ले आए। शाम साहब, मैं ये सवाल भी आपके सामने रखूंगा कि ये जो 15,000 अरब से ज़्यादा का टारगेट है, जब आपने इतने सारे रिलीफ दे दिए तनख्वाहदार तबके को भी, सुपर टैक्स में भी, कारोबारी तबके को भी, हर सेक्टर में, तो फिर ये इसमें तो कैलकुलेशन का बड़ा इशू हो जाएगा, बड़ी इसमें कमी हो जाएगी। सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ। HM शहजाद साहब चूँकि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और बहुत पहले से इस वक्त हमारी पूरी बजट स्पीच भी इन्होंने हमारे साथ ही सुनी है। तो शहजाद साहब, ये इंपोर्टेड गाड़ियों पर ये जो 2000 सीसी से 3000 सीसी तक की SUVs हैं, इसमें ये 62% की फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फिर 3000 से ज़ायद सीसी वाली गाड़ियों पर ये 66% की फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ओवरऑल ऑटो सेक्टर को कितना डिस्टर्ब करेगा? ये सेल्स में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बिजनेस एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी आप लोगों की? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बस वही जो है हुकूमत जहां लॉसेस होने चाहिए थे उसको कवर करने के लिए, क्योंकि हुकूमत ने यहाँ ये ऐलान नहीं किया कि अब ये RD कितनी कम कर रहे हैं, क्योंकि IMF से ये कमिटमेंट कर चुके हैं पिछले साल कि 2026-27 में हम RD भी कम करेंगे और कस्टम ड्यूटी भी कम करेंगे। अब वो जब कम करेंगे, फाइनेंस बिल जो है वो मेरा ख्याल है कि 2-4 घंटे में आ जाना चाहिए। तो अब इन्होंने उसको कवर करने के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी का निफाज डाल दिया है, लेकिन कितने % डालेंगे ये अभी तय नहीं किया इन्होंने। अभी फाइनेंस बिल के अंदर जब आएगा, जहां वो कमी RD की और कस्टम ड्यूटीज़ की करेंगे, उसको रिकवर करने के लिए यहाँ ये चीज़ डाल दी गई है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिन बड़े ट्रक्स जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स थे उस पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस ना होने के बराबर थे। सेल टैक्स 18% था
उसको वो 1% करने जा रहे हैं। तो मैं अच्छा शाह साहब, ये कतल कलामी की माजरत, लेकिन ये वजीर साहब या बाकी कैबिनेट मेंबर जो गाड़ियाँ खुद इस्तेमाल करते हैं उनका जिक्र तो इन्होंने कर दिया। ये 800 सीसी, 1000 सीसी, उससे थोड़ा बड़ा होकर ज़रा 1300 सीसी, 1500 सीसी, ये गाड़ियाँ कहाँ गायब हो गई जो कि एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वाला बड़ी मुश्किल से ख़रीदता है। देखें, इसीलिए उसका जिक्र नहीं किया, और बल्कि उन्होंने कहा कि क्योंकि हम पिछले एक दहाई से हम उनके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और छोटी गाड़ियों का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि इन तमाम छोटी गाड़ियों के ऊपर भी कस्टम ड्यूटीज़, IMF से तयशुदा बात है कि कस्टम ड्यूटीज़ कम करनी थी, और कहीं अगर RD है उसे भी कम करना था। तो आपने स्पीच सुनी और हमने बल्कि साथ बैठ के सुनी, तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत उनके ऊपर शायद कस्टम ड्यूटीज़ और RD कम करने नहीं जा रही, लेकिन जिन गाड़ियों पे करने जा रही है तो उसका फार्मूला इन्होंने ये निकाला है कि अब मज़ीद जो है वो FAD नाफिज करने जा रही है। तो अब शाह साहब, ये इस स्पीच को सुनने के बाद हम क्या अंदाज़ा क्या लगाएं कि ये गाड़ियाँ महंगी होने जा रही हैं या गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं? लोगों ने 2 घंटे सुना, लेकिन अभी भी ये सब मुबहम है, ये कंफ्यूजन है ना। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, जब तक फाइनेंस बिल नहीं आता हम अंधे भी हैं और बहरे भी हैं, क्योंकि असल चीज़ तो वो उसमें आएगी कि इन्होंने क्या किया है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो पिछले साल जो उन छोटी गाड़ियों के ऊपर जो चीज़ें थी वो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि वो बरकरार रहेंगी, और ये मेरे पास स्पीच का लेटर भी मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी उसको हमने टच नहीं किया और वो उसकी कंटिन्यूशन हम रखेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो पिछले साल आपने वादा किया है कि जिसके अंदर आपने कस्टम ड्यूटी भी कम करनी है, और इस पे जो RD है रेगुलेटरी ड्यूटी उसे भी कम करना है, और वो आप IMF से कमिटमेंट कर चुके हैं। मेरा ख्याल है एहतिशाम साहब कोई सवाल ऐड ऑन कर। मेरा एक सवाल है छोटा सा, ये जो गाड़ियों की बात अरबाब कर रहे हैं, इतना बता दें कि अब तक फाइनेंस बिल में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपकी समझ के मुताबिक इस बजट में जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं गाड़ियों को उनको फ़ायदा होगा या जो इंपोर्ट करेंगे गाड़ियाँ उनको फ़ायदा होगा? नहीं, ये बिल्कुल लोकल असेंबलरों को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको एज इट इज़ रखा गया है। और एहतिशाम साहब, आपने और मैंने तो पता नहीं कई प्रोग्राम किए हैं, जो ड्यूटीज़ और टैक्सीज ऑलरेडी जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पे है वो इतने हाई है कि उसका हम तस्वुर नहीं कर सकते। लेकिन बस बात वही है कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। इस वक्त हम असेंबलर्स हैं, हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन नहीं है, हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। एहतिशाम साहब, आपके लिए एक चौंका देने वाली मैं एक बात बताता चलूँ, इस साल लोकल असेंबलरों को CKD SKD असेंबली जो 3 पुराने प्लेयर हैं टोयोटा, होंडा, सुजुकी, और ये जो 14 नए जापानी कोरियंस और जो चाइनीज़ आए हैं, $4 अरब हुकूमत ने जो है वो इनको दिए हैं कि वो अपनी CKD SKD इंपोर्ट कर सकें और आवाम को ये करने के बाद जो है महंगी तरीन गाड़ियाँ दे सकें। तो ये एक अजीब सी बात है जो मेरी बात समझ में नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि हमारे मुल्क की ज़रूरत है वो छोटी गाड़ियाँ हैं, जबकि जो नए प्लेयर्स आए अच्छा है वो आए हैं, उन्होंने टोयोटा होंडा को सुजुकी को कुछ कंपटीशन दिया है, उनकी कारों की कीमतें जीते दी है कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो आएंगी अगर वो सस्ती होंगी तो आम आदमी को फ़ायदा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेड गाड़ियों वाले जो उनकी लॉबी कामयाब रही इस दफ़ा। सर वो तो आपने पिछले साल देखा, आपने और मैंने एक प्रोग्राम में ये डिस्कस भी किया था कि बैगेज को उन्होंने बंद कर दिया है। हालांकि बैगेज वो गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान में लोग हमारे समंदर पार पाकिस्तानियों ने पिछले साल 40,000 गाड़ियां भेजी और $850 मिलियन भी भेजा। ये वाहिद ट्रेड थी कि गाड़ियों के साथ साथ जो है वो आपको जो है वो डॉलर में ड्यूटी और टैक्सेस भी दे रही थी, उसको बंद किया। किनके प्रेशर में आके? वही टोयोटा, होंडा, सुजुकी के। अब जो नए प्लेयर्स आए हैं एहतिशाम साहब, वो छोटी गाड़ियां नहीं बना रहे, जो चाइनीज और कोरियन जो हैं वो तमाम के तमाम बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं, जीपें बना रहे हैं। अच्छा साहब, ये 10 साल हो गए इन प्लेयर्स को भी आए हुए, कोरियन और चाइनीज प्लेयर्स को, तो ये इन्होंने लोकलाइजेशन पर अब तक क्यों नहीं ये काम किया? अभी तक ये सब कुछ इम्पोर्ट ही क्यों हो रहा है? यहाँ पर असेंबलिंग इनकी क्यों नहीं शुरू हो सकी? देखिए, सुजुकी को आज 40-42 साल हो रहे हैं और वो 10 साल वाली पॉलिसी शायद अब खत्म भी हो रही है 2026। देखिए, वो तो खत्म हो चुकी है। ये 1 जुलाई से हम जा रहे हैं, अब 26 और 30 की पॉलिसी बिल्कुल। मैं शॉर्टली एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, चूंकि आप लोग ऑटो सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल।
बतूल जी राजपूत हमारी एंकर। शहजाद साहब, ऑटो सेक्टर के बारे में ये कहा गया है कि एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं वज़ीर आज़म, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि इन सहूलियात से इंतहाई महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां फ़ायदा ना उठा सकें। और उनके मुताबिक अब तक की जो मॉडर्नाइजेशन हुई है उससे मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा फ़ायदा हुआ है, और अभी तक एक नुमाया सरमायाकारी हुई है। ये कैसे हुई है? अगर आप इससे कन्विंस्ड हैं तो इससे वाजे कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले आप और एहतशाम साहब जो डिस्कशन कर रहे थे वो तो लग्जरी गाड़ियों की बात हो रही थी, छोटी गाड़ियाँ भी, लेकिन उससे बराह रास्त जो एक रेगुलर कंज्यूमर है उसका तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये जो एक ओवरऑल पॉलिसी की बात कर रहे हैं ऑटो सेक्टर की, और ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट कि जो हमारी पॉलिसी अभी मुतारिफ करवा रहे हैं उसका फ़ायदा होगा, तो वजाहत कीजिएगा कि वो एग्जैक्टली क्या पॉलिसी है जिसकी वो बात कर रहे हैं। देखिए, ऑटो पॉलिसी का ड्राफ्ट तो आ चुका है और तकरीबन हम तमाम लोगों ने उसको पढ़ा है। ये कोई पहला ड्राफ्ट नहीं है, इससे पहले 5-5 साल के 3 ड्राफ्ट आ चुके हैं, और वही लोकल असेंबलीज ने कभी भी उस पर अमल नहीं किया। हालांकि उसमें मेहनत करने वालों ने बड़ी मेहनत की, और उसके अंदर वेरी क्लियरली लिखा था कि आपने लोकलाइजेशन करनी है, मुल्क की ज़रूरत को पूरा करना है, और गाड़ी एक्सपोर्ट करनी है। तो जिस मुल्क के अंदर CKD SKD असेंबली इंपोर्ट होती है वो एक्सपोर्ट कैसे करेगा? वो दुनिया से जाके कैसे सस्ती गाड़ियाँ पहले वो क्या CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करेगा और उसके बाद वो बनाकर बेचेगा? ये समझ से बाहर तर बात है। और मैं कई दहाइयों से ये बात करता हुआ आया हूँ कि मुल्क में जब तक लोकलाइजेशन नहीं होगी, हमारे मुल्क में आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी नहीं मिल सकती। और हमें जो है ना, सबसे पहले लोकलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक हम लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हमें आवाम को महंगी गाड़ियाँ ही देनी पड़ेगी। मैं एक छोटी मिसाल हमेशा देता हूँ कि एक सुजुकी आल्टो 36 लाख रुपए की है, पड़ोस मुल्क उसका नाम नहीं लेता, 4.25 लाख की वहाँ गाड़ी है, और उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो 12 लाख रुपए बनते हैं। 36 लाख और 12 लाख। तो ये हुकूमत को सोचने का है, जो ये अभी ऑटो पॉलिसी जिन्होंने बनाई है। तो शायद साहब ये बुनियादी फर्क लोकलाइजेशन का ही है ना, वो जी सबसे बड़ी बात यही है कि आज भी हम CKD असेंबली और हम इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। क्यों नहीं हुकूमत इस बात को देखती? मुझे और शहजाद साहब एक और सवाल ले लीजिएगा छोटा सा। अरबाब, ये एक और नुक्ता है जो मैं रेज करना चाह रही हूँ ऑटो सेक्टर के हवाले से। ये कहा गया कि जो पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट्स हैं, जिसमें सफ़ेद स्पिरिट है, कुछ और ऐसे इसमें केमिकल्स हैं, उन पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है, क्योंकि ये पेट्रोलियम लेवी से हट के ये प्रोडक्ट्स हैं। और ये शिकायत की गई है कि इसमें मिलावट की जाती है इन प्रोडक्ट्स में, और फिर ये पेट्रोल के साथ शामिल करके या किसी और तरह की मिलावट करके गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पे सर ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है, आपको क्या लगता है ये सुपरफिशियल इकदाम है, या एक्चुअली ये जो सीरियस मसला है ये इससे एड्रेस होगा? और हाउ वुड दे मेक श्योर कि जहाँ से भी ये चीज़ें बिक रही हैं उनकी वो बिके नहीं और फिर वो मिलावट ना हो उसमें? और इसमें शहजाद साहब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है बतूल का, क्योंकि इसमें मिट्टी के तेल की मिलावट होती है। और मिट्टी का तेल लोग कहते हैं हर दफ़ा जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती है तो अक्सर मिट्टी का तेल भी बढ़ता है। लोग कहते हैं मिट्टी का तेल कौन इस्तेमाल करता है? वो इसलिए रोका जाता है कि ये पेट्रोल में डाल के मिलावट की जाती है इसकी। जी, ये सवाल आपने मुझसे किया है? जी उसी में ऐड ऑन किया उन्होंने। बात ये है कि ये क्या सोर्सेज हैं, मैंने थोड़ा सा ऐड किया। जी, ये देखिए क्या सोर्सेज हैं हुकूमत के पास जो ये बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो मिलावट वाली बात है मिट्टी के तेल की, ये तो बरसों से चली आ रही है, ये कोई छुपी बात नहीं है। बात ये है कि हुकूमत अब इसको किस तरह लेती है, ये भी कबल वक्त है ये बात करना, क्योंकि हमारे यहाँ 2 माफिया है ना यहाँ पर, एक पेट्रोल माफिया है और एक ऑटोमोबाइल असेंबलर माफिया है। ये दोनों के लिए करके हुकूमत को इनके लगाम डालने की ज़रूरत है। और अगर ये हुकूमत वाकई इसमें कामयाब हो जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि जो गाड़ियों के अंदर इंजन के अंदर ख़ासकर जो इसकी वजह से लॉस होता है, ये आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम अच्छाई की तरफ चले जाएं।